नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम पाठशाला। हम आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और काफी विवादास्पद टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो आपके पॉलिटी के सिलेबस के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा इसे। हाँ, तो टॉपिक है भारत के संविधान में राज्य सरकार का ढांचा और विशेष रूप से राज्यपाल। बिल्कुल। तो बच्चों, किसी भी पद को समझने से पहले हमें उस पूरी मशीनरी को देखना होगा जिसके शीर्ष पर ये पद बैठा है। संविधान के भाग 6 को याद कर लीजिए। हाँ, भाग 6 जो अनुच्छेद 153 से लेकर 237 तक है। करेक्ट। अनुच्छेद 153 से 237। इसमें राज्य सरकार के पूरे ढांचे को बहुत बारीकी से बुना गया है। और अगर हम इसे देखें तो राज्य सरकार मुख्य रूप से 3 खंभों पर खड़ी है। वो 3 खंबे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना? एकदम सही। पहला है कानून बनाने वाली विधायिका, दूसरा उन कानूनों को लागू करने वाली कार्यपालिका और तीसरा खंबा है न्यायपालिका। अब हैरान करने वाली बात यह है कि राज्यपाल इन 3 में से 2 खंभों का हिस्सा है। बिल्कुल, राज्यपाल एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो अनुच्छेद 153 से 167 तक इसका जिक्र है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। और इन सब का मुखिया राज्यपाल होता है। हाँ, और वहीं जब हम विधायिका की बात करते हैं जो अनुच्छेद 168 से 213 तक है, तो राज्यपाल वहां भी मौजूद है। बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। अगर मैं इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया के नजरिए से समझूं, तो ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे कोई एक ही व्यक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बैठा है। हाँ, जो नीतियां तय कर रहे हैं। हाँ, और वही व्यक्ति एग्जीक्यूटिव टीम का भी मुखिया है जिसके नाम पर सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। लेकिन असली फैसले लेने की ताकत कंपनी के सीईओ के पास होती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। इस कॉर्पोरेट ढांचे को अगर प्रशासनिक भाषा में ढालें तो 3 अलग-अलग तरह के प्रमुख होते हैं। अच्छा, 3 प्रमुख, वो कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला है राज्य का संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख। अनुच्छेद 154 खंड 1 साफ कहता है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। मतलब हर फाइल पर मोहर उसी की लगेगी। बिल्कुल। लेकिन फिर आता है दूसरा प्रमुख जो है राजनीतिक प्रमुख। ये पद मुख्यमंत्री का होता है। असली ताकत उसी के पास है क्योंकि वो जनता के वोट से चुनकर आया है। और राज्यपाल को हर काम इसी मुख्यमंत्री की सलाह पर करना होता है। सही कहा। और तीसरा होता है प्रशासनिक प्रमुख, यानी राज्य का मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी, जो नौकरशाही को संभालता है। इन तीनों के बीच का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर एग्जाम में सवाल आए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो उत्तर राज्यपाल होगा। एकदम 100%। और एक बात और अंडरलाइन कर लीजिए, राज्यपाल सिर्फ राज्य का मुखिया नहीं है, बल्कि वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भी काम करता है। यहीं से तो असली टकराव शुरू होता है ना। एक व्यक्ति, 2 अलग-अलग चेहरे, एक तरफ राज्य का संरक्षक, दूसरी तरफ दिल्ली का एजेंट। हाँ, और ये व्यवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1 नवंबर 1956 से पहले इस पद का नाम कुछ और हुआ करता था। हाँ, राजप्रमुख। बिल्कुल। 1 नवंबर 1956 तक इसे राजप्रमुख कहा जाता था। आजादी के बाद जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो पुराने राजाओं को सम्मान देने के लिए ये पद बनाया गया था। लेकिन एक आधुनिक लोकतंत्र में राजा महाराजाओं वाली बात लंबे समय तक तो नहीं चल सकती थी ना। सही बात है। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख पद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसकी जगह राज्यपाल का पद आ गया। हाँ, अब बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाग 6 अनुच्छेद 153 से 237 संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और 7वें संशोधन से राज प्रमुख बना राज्यपाल। क्लियर? एकदम क्लियर। लेकिन नाम बदल गया पर विवाद नहीं बदले। शुरुआत में हमने जो कड़े बयानों का जिक्र किया था वो इसी पद के लिए थे। हाँ, जैसे सरोजिनी नायडू जी जो खुद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थीं, उनका वो सोने के पिंजरे वाला बयान। वो तो बहुत ही तीखा बयान था। मतलब राजभवन की भव्यता तो है, नौकर चाकर हैं,
लेकिन फैसले लेने की आज़ादी बिल्कुल शून्य है। और मार्गरेट एल्वा का बयान भी याद रखिए। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए एक सिरदर्द है। अब इस सिरदर्द वाली विज्ञान को ध्यान से समझिए। सिरदर्द इसलिए क्योंकि अगर केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकार हो तो केंद्र अक्सर राज्यपाल के जरिए राज्य के काम में दखल देता है। बिल्कुल सही। फाइलें रोक ली जाती हैं, बिलों पर हस्ताक्षर नहीं होते। मुख्यमंत्री को लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ काम में अड़ंगे डालने के लिए दिल्ली से भेजा गया है। और फिर पट्टाभी सीतारामैया का वो बयान कि राज्यपाल का काम सिर्फ अतिथियों को चाय, भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, और विजय लक्ष्मी पंडित ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। ये सब केंद्र राज्य संबंधों की राजनीति को बहुत गहराई से दर्शाते हैं। इतनी कड़वाहट सुनकर तो यही सवाल उठता है कि आखिर इस कुर्सी पर बैठने वाले का चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद 157 में जो योग्यताएं हैं वो क्या कहती हैं? देखिए बच्चों, अनुच्छेद 157 बहुत ही सीधी बात करता है। सिर्फ 2 योग्यताएं हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। क्या उसका जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम में फंसाने वाला सवाल हो सकता है। जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बस, ना कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता, ना कोई प्रशासनिक अनुभव। मतलब कोई भी 35 साल का नागरिक बन सकता है? ये तो बहुत ही सामान्य शर्तें हैं। इतना लचीला रखा गया था ताकि समाज के अलग अलग क्षेत्रों से अनुभवी लोगों को इस पद पर लाया जा सके। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 यानी नियुक्ति की प्रक्रिया। हाँ, इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित एक अधिपत्र जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति तो खुद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। मतलब असल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट ही तय कर रहे हैं कि राज्यपाल कौन होगा। बिल्कुल। और ये जो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट का प्रावधान है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। कनाडा का मॉडल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के गवर्नर तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसके पीछे एक बहुत गहरा राजनीतिक दर्शन है। ध्यान से समझिए, अगर राज्यपाल का चुनाव भी जनता द्वारा होता तो क्या होता? तो शायद राज्य में 2 निर्वाचित नेता हो जाते। बिल्कुल। एक तरफ चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके पास बहुमत है और दूसरी तरफ चुना हुआ राज्यपाल जिसके पास भी जनता का वोट है। फिर तो दोनों में रोज झगड़ा होता कि असली बॉस कौन है। हाँ, इसे समांतर सत्ता या पैरेलल पावर का संघर्ष कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि राज्य को एक निष्पक्ष, तटस्थ अंपायर की जरूरत है, किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की नहीं। अच्छा, तो इसीलिए चुनाव का विचार छोड़कर ये नियुक्ति वाला कनाडाई मॉडल अपनाया गया, ताकि वो ऊपर से एक मार्गदर्शक की तरह काम करे। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तर्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम इस अंपायर की जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अनुच्छेद 156 कुछ और ही कहानी बताता है। हाँ, अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसी अनुच्छेद का पहला हिस्सा यानी 156 खंड 1 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस पद से हटाने की किसी भी प्रक्रिया या महाभियोग का पूरे संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं? मतलब जब केंद्र सरकार चाहे तब उन्हें पद से हटा सकती है? जी हाँ। राष्ट्रपति के प्रसाद का असल मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट की इच्छा ही है। बिना कोई कारण बताए उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। ये केंद्र को असीमित शक्ति देता है। ये तो शून्य नौकरी की सुरक्षा हुई। कोई महाभियोग नहीं, कोई सुनवाई नहीं। जो व्यक्ति राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है उसकी खुद की कुर्सी की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए तो इस पद का इतना राजनीतिकरण हुआ है। जब केंद्र में सत्ता बदलती है तो रातों रात पुराने राज्यपालों को हटा दिया जाता है। ऐसे में तो वो निष्पक्ष अंपायर कभी बन ही नहीं सकता ना। उसे हमेशा दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही वो वजह है जिससे विजय लक्ष्मी पंडित जी ने कहा था कि ये पद सिर्फ वेतन का आकर्षण है। जब पावर और सिक्योरिटी नहीं है तो इंसान सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए टिकता है। चलिए फिर उस वेतन के आकर्षण की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 158 में इसकी शर्तें और वेतन का जिक्र है। हाँ,
अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और न ही कोई लाभ का पद धारण करेगा। और वेतन कितना है अभी? वर्तमान में इनका वेतन 3.5 लाख रुपए है और कार्यकाल के दौरान इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वित्तीय पेज है। हाँ, वो संचित निधि वाला मामला। बिल्कुल। देखिए बच्चों, राज्यपाल काम किसके लिए कर रहा है? राज्य के लिए। इसलिए उसका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो जो पेंशन मिलती है वो कहाँ से आती है? वो पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। यही तो सबसे शानदार विरोधाभास है। काम राज्य में कर रहे हैं तो सैलरी राज्य दे रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वफादारी केंद्र की तरफ थी, इसलिए पेंशन केंद्र दे रहा है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया आपने। और हाँ, अगर एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, जो कि 7वें संशोधन के बाद संभव है, तो उनका वेतन कौन देगा? तो अनुच्छेद 158 खंड 3 ख के तहत राष्ट्रपति तय करेंगे कि दोनों राज्य किस अनुपात में वो 3.5 लाख रुपए मिलकर देंगे। अच्छा, राष्ट्रपति तय करेंगे। और शपथ के बारे में क्या नियम है? कौन दिलाता है शपथ? ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम ट्रैप है बच्चों, इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। शपथ का जिक्र अनुच्छेद 159 में है। तो इसमें ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि राज्यपाल की शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में नहीं मिलता है। अरे, जबकि बाकी सभी बड़े पदों की शपथ 3री अनुसूची में होती है। बिल्कुल, लेकिन राज्यपाल की शपथ का पूरा प्रारूप अनुच्छेद 159 के अंदर ही लिखा गया है और उन्हें शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश वहां उपलब्ध होंगे वो शपथ दिलाएंगे। चलिए, ये तो हो गई पद, वेतन और शर्तों की बात। अब जरा उनके असली पावर की बात करते हैं। वो शक्ति जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। आप अनुच्छेद 161 की बात कर रहे हैं? क्षमादान की शक्ति। हाँ, राज्यपाल किसी मुजरिम की सजा को कम या माफ कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य के कानून के तहत अपराध करने वाले की सजा को क्षमा करने, निलंबित करने, परिहार या परिवर्तित करने का अधिकार देता है। थोड़ा सरल भाषा में समझाएं तो? देखिए, क्षमा का मतलब पूरी तरह से सजा खत्म कर देना, निलंबित मतलब कुछ समय के लिए रोक देना, परिहार मतलब अवधि कम कर देना, जैसे 10 साल को 5 साल कर देना। और परिवर्तित करने का मतलब? उसका मतलब है सजा का तरीका बदलना। जैसे किसी को कठोर कारावास मिला है तो उसे साधारण जेल में बदल देना। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, मतलब कुछ चीजें राज्यपाल नहीं कर सकता। एकदम सही। और यहीं पर केंद्र और राज्य के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच जाती है। राज्यपाल 2 मामलों में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। पहला, मृत्युदंड यानी फांसी की सजा। मतलब राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता? नहीं, वो उसे निलंबित या उम्र कैद में बदल जरूर सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमादान देकर आजाद करने का इकलौता अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद है कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा। सेना पूरी तरह से संघ का विषय है, इसलिए इसमें राज्यपाल का कोई दखल नहीं होता। ये शक्ति भी केवल राष्ट्रपति के पास है। ये तो बहुत ही तार्किक भी है। जीवन मृत्यु का अंतिम फैसला और सेना का अनुशासन, ये दोनों इतने गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि इन्हें किसी एक राज्य के मुखिया पर नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल, अल्टीमेट कंट्रोल हमेशा केंद्र के पास ही सुरक्षित रखा गया है और यही हमारे भारतीय संघीय ढांचे का असली सार है।